राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। तो चलिए किस्मत और अक्ल के बारे में जो मैंने अपना विचार आपके सामने रखा, तो अब कुछ बुद्ध की बात आपसे करते हुए इस वीडियो का समापन मैं कर दूंगा। तो कई लोगों के कमेंट मेरे पर्सनल नंबर पर आए, तो कोशिश करा करिए कि वीडियो के नीचे भी कमेंट ज़रूर करें। तो कई लोगों ने ये मुझसे कहा कि इस वीडियो को अगर और डिटेल में बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए। तो उन्हीं लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कुछ बुद्ध के साथ और बातें बृहस्पति की या कुछ और ग्रहों से संबंधित बताने का प्रयास करते हुए आज वीडियो का इसका समापन हो जाएगा। हो सकता है ये भी 2 भागों में हो या 1 भाग में ही हो। अब कितने में समाती है ये तो आगे ही पता लगेगा। तो बुद्ध, जैसा कि मैंने आपको बोला, ब्रह्मांड है, अंडा भी बुद्ध ही है। अगर हम ध्यान से देखें तो पारा चाहे सोने को खा जाता है, नष्ट करता है, लेकिन जीवन का आरंभ भी बुद्ध में ही होता है, यानी कि अंडे में। और मानव शरीर की बात करें तो थैली में, तो वो भी बुद्ध की ही गोलाकार है। तो अगर मुर्गी के अंडे को देखें तो वो भी उसमें ही पलता है, जो पीले रंग की जर्दी होती है, ठीक है ना। वो भी बृहस्पति के अधीन ही आती है, क्योंकि उसमें ही जीवन होता है। तो इंसानी जिस्म की बात करें तो धीरे धीरे थैली बनती जाती है, जिसमें बच्चा पलता है, फिर उसमें पानी जमा होता है, ठीक है ना। बाकी फूड पाइप जो कि बुद्ध की है, वो खाना प्रोवाइड करवाती रहती है, लेकिन उसका संबंध आता हमारे पेट से ही है, जो भी गोलाकार है, ठीक है ना, अंदर से। तो कहने का मतलब, इनकी चाहे आपस में शत्रुता है, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी यही हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इनका एक तारतम्य बिठा के रखें। जिन्होंने बुद्ध के साथ जाति की, उसको कैद किया, जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, और बड़े बड़े आश्रमों में उनका शारीरिक शोषण बुद्ध का किया गया। तो जो लोग ये रुतबा रखते थे कि हमको कोई हिला नहीं सकता, हमारा ये साम्राज्य है कि हमने ग्रहों को भी कैद किया हुआ, तो वो आज जेल की रोटियां खा रहे हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध की ये शक्ति है कि अगर बृहस्पति की उम्र में या बृहस्पति की लिहाज से बुद्ध का साथ या ताल्लुक आपको नेस्तो नाबूद कर देता है, फिर किसी ग्रह का साथ नहीं मिलता। जब आपकी जाति बुद्ध के ऊपर होती है ना, फिर किसी ग्रह का साथ नहीं मिलता। ना सूरज साथ देता, ना चंद्र, ना मंगल, ना शनि, ना राहु केतु। क्योंकि बुद्ध का फिर यही कहना होता है कि अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं और बृहस्पति को कैसे खा जाता हूं। तो ऐसे बाबाओं के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जो बृहस्पति बन के बुद्ध का शोषण जिन्होंने किया। तो तारतम्य आपके जिंदगी में आपकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ग्रहों के साथ आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर पारा सोने को
खा जाएगा। नहीं तो यही बृहस्पति का एक उदाहरण मैं ऐसे कहूंगा कि ये हमें बताया गया है, इशारे दिए गए हैं हमारे ग्रंथों में कि जब अपनी बेटी पर कुदृष्टि हुई तो उसके बाद क्या हुआ था। तो यही आज के समाज में ये घटना घटी कि जब आप ब्रह्म की गद्दी पर बैठ जाते हो या घर के बुजुर्ग बन जाते हो तो उसके बाद बाप दादा बन जाते हो, घर की बेटी पर बुरी नजर रखते हो। जो हमारा दिमाग है ना, राहु की शैतानियों से भरा है। तो बृहस्पति बन के बुध के साथ नाचना नहीं है। मेरे गुरुजी अक्सर कहते हैं कि अगर बाप दादा बेटी के साथ नाचेगा तो मर्यादा क्या रह जाएगी। तो कई लोग सोचेंगे कि इसमें बुराई क्या है, अश्लीलता है इसमें, क्योंकि डांस में कौन सा स्टेप आप कर जाएं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो जितने भी विवेकशील हों, तो जब इंसान विवेकहीन बनता है तो उसका सबसे पहला तर्क यही होता है, इससे क्या होगा, इसमें क्या बुराई है। बस यहीं से विवेक का विनाश होना शुरू होता है। वही राम राम जी, वधिया जी। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना कि विवेक बृहस्पति है। तो जब इसका विनाश होगा, राहु का उदय होगा, राहु फिर बुध के माध्यम से आपको नष्ट करवाएगा। तो अब इसमें कर्मों का कोई फेर नहीं है, इंद्रियों का कंट्रोल है, ठीक है ना, और मर्यादाओं का एक दायरा है। जिंदगी की एक लक्ष्मण रेखा है जिसको अगर हमने पार करने की कोशिश की तो फिर रामायण ही घटित होगी। तो फिर धोबी आएगा, बेवजह के झमेले डालकर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब, बुध हर किसी के घर में है, बेटी बहन हर किसी के घर में है, लेकिन इनके साथ एक मर्यादा के बंधन में बंध कर रहिए, खुल के जिए, उनके साथ खुशी खुल के जिए, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन जरूर करें। क्योंकि सर्वशक्तिमान जो है ना, तो सर्वशक्तिमान की उपाधि जिसको दी गई है उसी के पास सर्वनाश करने की भी शक्ति है। क्योंकि जिसका अधिकार बुद्धि पर है ना, तो उसको खराब करने में वो समय नहीं लगाएगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कथन हमारे बुजुर्गों का अक्सर सामने आता है। तो इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। बाहरी उपाय करने से कुछ नहीं होगा, उसका भी जरूरत एक सीमित समय पर हमें पड़ती है। वशबल पर टेवा दिखाइए, जरूर दिखाइए, और अपने उपाय जरूर करिए। जन्म कुंडली के भी उपाय कई बार करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा एक आचरण अपनाने की भी जरूरत होती है। सभी ग्रहों के साथ मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है, कायदे कानून परहेज इनका ध्यान रखा जाता है। बाकी हमारी सनातन सभ्यता हमेशा कहती रही है, हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि ब्राह्मण, कि बेटी का पैसा ना खाएं, बेटी को जितना हो सके दें। तो इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखें और अपनी बेटी को एक बेहतरीन जीवन देने का प्रयास करें। एक बात याद रखें, अगर आप जानना चाहते हैं आपका बुध कैसा है, तो जैसा जीवन आपके बुध का होगा, उनके जीवन में वो जितनी अच्छी हालात में रहेगा, जितना खुश रहेगा, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जितना संपन्न रहेगा, सुख सुविधाओं से हर समय खुश रहेगा और जीवन का हर भोग भोगेगा अच्छे वाला,
ठीक है। और जीवन में ऐश्वर्य, नेम, फेम, शोहरत जितनी उतना उसको मिलेगी, समझ लीजिए आपका बुध अच्छा है। और अगर आपकी बहन बेटी दुखी है तो सीधी सी बात है, आपका बुध खराब है। सचेत हो जाइए, इस पर काम कीजिए, क्योंकि बुध ही दिमाग में वो विचार देता है बजरिया माध्यम राहु के, जिससे आप अरबोपति बन सकते हैं। और बुध ही आपके दिमाग में विचार देता है राहु के माध्यम से, जिसके द्वारा आप खाक में मिल सकते हैं। तो बड़े बड़े नाम रातों रात एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। एक क्षण राहु का है, एकदम से ये क्या हो गया। तो विवेकशीलता ये बृहस्पति की है, जो बुध में ही समाया है। तो मौत भी बुध की है, जिंदगी भी बुध की है। तो इसमें दोनों काम कर रहे हैं। बुध के माध्यम से ही किस्मत बनती है और बुध के माध्यम से ही किस्मत बिगड़ती भी है। खुदाई मदद तब मिलेगी जब आप बृहस्पति को बढ़ाकर अच्छे कार्य करोगे, अपनी कुंडली, अपनी जिंदगी के नियम कायदों का ध्यान रखोगे, तो फिर बुध भी अच्छा, राहु भी अच्छा और बृहस्पति भी अच्छा। ब्रह्मांड में जब हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारे 9 ग्रह घूम रहे हैं और तारा समूह है, इसका जब निर्माण हुआ ना, तो बहुत सारा कचरा निकला। बहुत सारे, अब किसी भी चीज़ का निर्माण होगा, कचरा तो वहाँ से निकलेगा ही। तो वो सारा कचरा कई बार ग्रहों से बार बार टकरा कर उन ग्रहों को नष्ट कर देता था या हानि पहुँचाता था, जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वेदों में, पुराणों में, ठीक है, उपनिषदों में। तो फिर ईश्वर ने बृहस्पति ग्रह को कुछ ऐसी शक्ति प्रदान की कि उसने जितना भी कचरा था ना, सारा अपने अंदर समाहित कर लिया। और वो आज भी तूफान चल रहे हैं, कई पत्थर, कई कचरे उसके अंदर घूम रहे हैं। तो उसने सारी वैक्यूम करके हमारे इस ग्रहों के समूह की कचरे की सफाई की थी। तो ये शक्तियाँ बृहस्पति की हैं। बृहस्पति भी घर में कायम होना चाहिए, ठीक है ना। अब समय के बदलाव आ गए हैं। अब वो परिवार नहीं रहे कि सारे परिवार इकट्ठे रह सकें। रोजी रोटी की भागदौड़ में लोग घरों से बाहर निकले हैं। यहाँ कहूँ कि हमारे देश से भी कई लोग बाहर निकल गए, तो बृहस्पति को हर जगह ले जाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन किसी से योग्य विद्वान की सलाह से आप बृहस्पति को अपने साथ किस तरह से मिलाकर चल सकते हैं, उसका साथ किस तरह से ले सकते हैं आज के इस आधुनिक युग में, जो आपके जीवन को सुखद बना दे और आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट ना पाए, आनंदमयी जीवन जिए और सुख भी रहे। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसानी जीवन का सारा काम इसी पे तो किया गया कि हम इंसानी जीवन को सुखद कैसे बनाएं। आनंद पर आपका अधिकार है। तो आप चाहे विदेश में रहते हो, देश में रहते हो, लेकिन बृहस्पति पर कार्य जरूर करिए। तो वैक्यूम से जैसे बृहस्पति ने अंतरिक्ष का सारा कचरा खींच के हमारे तारा समूह का अपने अंदर समाहित कर लिया कि बृहस्पति में शक्ति है, वो शक्ति है कि वह हर किसी के कष्ट को दूर कर सकता है। तो विवेकशील व्यक्ति या कोई बुजुर्ग सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज़िंदगी में जो उसने धक्के खा के अनुभव एकत्रित किए हैं, आपको एक सलाह देकर आपके बड़े से बड़े बातों के सलूशन निकाल सकता है। तो बृहस्पति की कदर ज़रूर करिए, ठीक है। समय कुछ ऐसा है आजकल, हमारे युवाओं की जो बुद्धि है वो पुराने समय के लोगों के अनुसार बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि साइंस का युग है। जहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं, वहीं से आजकल युवाओं की बुद्धि उससे कहीं आगे जाकर बात को पकड़ रही है। तो ये समय के परिवर्तन है, इनके साथ परिवर्तित होना भी ज़रूरी है। लेकिन बुजुर्गों का साथ मत छोड़िए, ठीक है। उसके अलावा जो बृहस्पति के ज़रूरी उपाय हैं
आपकी कुंडली के अनुसार जो ग्रहों के मुताबिक बनते हैं, ठीक है ना, तो उनको ध्यान में भी रखना बेहद ज़रूरी है। किसी योग्य विद्वान से इसकी सलाह ज़रूर लेता रहे समय समय पर, क्योंकि हम जिंदगी के हर पहलू पर कार्य करते हैं, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी ही आपको सही मार्गदर्शन दे पाता है। तो सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी आपको मिल जाए तो ये भी बृहस्पति पर कहीं ना कहीं निर्भर है, बुध पर कहीं ना कहीं निर्भर है, और राहु पर कहीं ना कहीं निर्भर है, क्योंकि उसने जो वाणी बोलनी है, जो आपको ज्ञान देना है, फिर उसका सूर्य भी संबंध आएगा आपका कि आपको कैसा ज्योतिषी मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, या बस हवा में तीर छोड़ने वाला। तो ये सारी कहानी है, ठीक है ना। अच्छी सलाह लेने या देने वाले भी आपके ग्रहों के अनुसार ही आपको मिलते हैं। अब बुध की शक्ति का भी ध्यान रखना है, बुध को हमेशा संयम में रखना है। बुध के बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, लाल किताब में बताए गए हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो योग्य विद्वान से अपने लाल किताब के बुध के उपाय जो बनते हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी कुंडलियां खुद देखते हैं, तो अपनी कुंडली खुद देखने से जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको भी कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं, खता खा जाते हैं, उनको पता नहीं लगता। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप जितने मर्जी बेहतरीन ज्योतिष के जानकार हों, जितना चाहे मर्जी बेहतरीन ज्ञान ज्योतिष का रखते हो, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए, जैसे डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता ना, खुद नहीं कर सकता, जितना मर्जी महारथी हो वो किसी भी विधा का ज्योतिष, और क्षमा कीजिएगा डॉक्टरी लाइन की कितनी भी महारत रखता हो अपने क्षेत्र में, मान लीजिए कैंसर स्पेशलिस्ट हो, लेकिन अगर उसको कैंसर हो गया तो वो अपना इलाज खुद नहीं कर पाएगा, मतलब ही नहीं, अपना ऑपरेशन, अपनी कीमोथेरेपी खुद कैसे कर लेगा। तो ऐसा ही सिद्धांत ज्योतिष पर भी लगता है। कोई चाहे ज्योतिष का शौक रखता है या ज्योतिष करता है या नहीं करता है, वो अपने उपाय खुद करके कभी भी रिलीफ नहीं पा सकता, ठीक है ना। तो इस ब्रह्मांड में ईश्वर को भी या देवता को भी जब कोई समस्या आई ना, तो वो मदद मांगने के लिए एक दूसरे के पास ही गए, ये नहीं कि उन्होंने अपने सलूशन खुद कर लिए। तो ये सिद्धांत हैं, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ते जाएंगे। तो बुध एक वाणी, एक मर्यादा, एक बंधन, जो लक्ष्मण खींचते हैं लक्ष्मण रेखा, तो अगर उसको पार करेंगे तो फिर रामायण घटित होगी। अंधे का बेटा अंधा, ये शब्द कहेंगे तो महाभारत घटित होगी। तो बाकी बुध में बृहस्पति भी समाया है, राहु भी समाया है, और जब इसका छोर ही नहीं मिला तो आप इसका रहस्य कहाँ से ढूंढ पाएंगे। सर्वशक्तिशाली है, बस ये याद रखिए, बुध का ही जादू ऐसा है जो किसी को भी आपका दुश्मन और किसी को भी आपका शत्रु बना सकता है। बुध का ही जादू ऐसा है जो ठग बनकर कोई आपकी जिंदगी में आता है और आपको ठग कर आपका गला रेत कर चला जाता है। तो फिर बुध की वो बातें घूमती हैं कि जिधर देखूं तू ही तू है, तेरा जलवा हर जगह रूबरू है। तो ये जब बुध आपको नजर आने लग पड़ा ना आपके इर्द गिर्द, तो समझ जाना कि परमात्मा ने आपका ज्ञान का चक्षु खोलना शुरू कर दिया। तो बुध की वो बोली ही थी जिसने अभी ताजा हालातों में यूक्रेन का और रूस का युद्ध घटा दिया। लाखों लोग मारे जा रहे हैं। बस इसकी बात को ध्यान रखना। नवरात्रे आ रहे हैं, बुध का पूजन जरूर करना।
एक विशेष वीडियो मैं बुद्ध के ऊपर ला रहा हूँ इन नवरात्रों में कंजक पूजन के आधार पर। शायद मैंने डाली भी हुई है, पर मैं दोबारा डालूंगा। तो बुद्ध की यही चीज़ है। अब बृहस्पति के साथ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो किस्मत और बुद्ध का संबंध तकरीबन समांतर ही है। बस विवेकशीलता का ध्यान रखना है, मर्यादाओं का ध्यान रखना है और सुयोग्य विद्वान से अपने बुद्ध के बारे में जानते रहना है। क्योंकि यही बुद्ध जब डेड हो जाए ना, खराब हो जाए, तो सबसे पहले मिनटों सेकंडों में आपको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस बुद्ध पर सबसे पहले कार्य किया। अब बुद्ध को ना पुरातन ज्योतिष में राजकुमार भी कहते हैं, युवराज। लेकिन लाल किताब के अनुसार हम जो बुद्ध के बारे में सोचते हैं उसकी बात करूं तो ये बुद्ध सूर्य के साथ किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में चर्चा करते चलता हूं आपसे। जितना हो सके मैं आपको ज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप जितना पकड़ पाएं। जो ताज है ना, ताज वह बुद्ध का है कि सर्वशक्तिशाली। जब हमारे परिवार का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारी स्टेट का या हमारे देश का जो भी राजा बनता है ना अपने दायरे के अनुसार, सबसे सर्वशक्तिशाली वही होता है, ठीक है। कहने को वो राजा है, लेकिन सर्वशक्तिमान हमारे दायरे का वही होता है जिसके कहने पर कुछ भी घटित हो सकता है, जिसके कहने पर आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, जिसके कहने पर आपको मौत की सजा भी मिल सकती है। कहने को सूर्य, लेकिन वहां पर बुद्ध है। तो जज जब कलम चलाता है ना, तो किसी को भी बरी कर सकता है और किसी को भी मौत की सजा भी वही जज सुना सकता है या जीवन में उम्र कैद प्रदान कर सकता है। तो बस ध्यान यही रखना है कि सूर्य के साथ बुद्ध का ताल्लुक कैसा हो। बुद्धि हमेशा ज्ञान की भूखी है। हमारी सारी जिंदगी ज्ञान के पीछे, नॉलेज के पीछे, साइंस के पीछे भागते हुए निकल जाती है। जहां भी आप देखेंगे आपको बुद्धि मिलेगा, जहां भी आप देखेंगे। तो आप अपनी बेटी का सूर्य हैं, ठीक है ना, तो उसको ज्ञान जरूर दें। या आप अपना बुद्ध विकसित करना चाहते हैं तो आप अपना सूर्य विकसित जरूर करें। अब सूर्य किताबें पढ़ के भी विकसित होता है, बातें सुन के भी विकसित होता है, उपाय करके भी विकसित होता है। तो बुद्ध का बेहतरीन साथ बुद्ध को जब बेहतरीन साथ सूर्य का मिलता है तो फिर आप सर्वशक्तिमान बनते हैं। तो ये जो ज्ञान का खजाना है ना, यही आपको इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे, इस देश में, इस स्टेट में, इस शहर में, इस कस्बे में, इस मोहल्ले में और अपने परिवार में सर्वशक्तिमान बनाएगा। तो स्तर कहाँ तक जाएगा ये आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना बड़ा ज्ञान होगा उतनी ही बड़ी शक्ति आपके पास होगी। ये सूर्य का साथ संबंध है। तो अब चंद्र और बुद्ध की बात करूं ना, तो ये दोनों कभी समांतर रह ही नहीं सकते। इनका हमेशा झगड़ा ही रहेगा। इनका हमेशा झगड़ा ही रहेगा, क्योंकि बुद्धि
और मन का कभी मेल ही नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे शास्त्र और लाल किताब कहती यही है कि अपने मन की सुनो, अपने अनकॉन्शियस माइंड की बात सुनो जो मन से संबंधित है। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो यहाँ बुद्धि के जीते जीत या बुद्धि के हारे हार का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कहानी एकदम से बदल जाती है। लेकिन अगर हम मन की भी बात करें ना, या चंद्र की बात करें, तो चंद्र भी बुद्ध को ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जहां फिर बुद्ध का बेशुमार विकास होता है। क्योंकि बुद्ध का विकास बिना चंद्र के मुमकिन ही नहीं है, पर इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया है और आपको मालूम है कि ये चीज़ मेरी बहुत बेहतरीन ढंग से तहलका मचा देगी और मेरा ये आइडिया मेरे को करोड़ोंपति खरबोपति बना सकता है और समाज में भी कोई क्रांति घटित करवा सकता है। लेकिन अगर उस आइडिया को साकार करने के लिए आपको चंद्र का साथ ना मिला, यानी कि धन का, तो वो आपका आइडिया बेकार है। क्योंकि उसके संबंध में चाहे रिसर्च ही करनी हो, छोटी मोटी ही करनी हो, तो चंद्र का साथ जरूरी है। अब कोई चीज़ खरीद के लाएंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो ये सब धन से ही पॉसिबल है। तो व्यापार भी बिना पैसे के नहीं होता। तो चंद्र तो चलायमान धन हमें चाहिए ही। तो इसलिए बिना चंद्र के बुद्ध नहीं बढ़ सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ फिर बुद्ध को बढ़ाने के लिए, अब दृष्टिकोण से धन के या बुद्धि के विकास के या समाज में क्रांति घटित करानी हो, तो चंद्र का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस हम क्रिएट करवाते हैं, ये नहीं कि नहीं करवाते, लेकिन एक सीमा पर जाकर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा और कैसे चंद्र और बुद्ध का हम बैलेंस बनवाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन तब तक आप इनका बैलेंस खुद बनाइए और ध्यान रखें, इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी कम या ज़्यादा हुआ तो फिर विनाश तय है। ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो चंद्र के बिना भी बुद्ध अधूरा ही माना जाता है। शुक्र परम मित्र हैं दोनों, राजे महाराजे। रानियां कितनी रखते थे आपको मालूम ही है। तो मैंने पहले ही कहा, लड़कियां उठा के लाओगे, चाहे वो आश्रम में हो चाहे वो राजमहल में हो, तो तुम्हारी कब्रों पर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब बुद्ध से जाती होगी ना, तो बुद्ध आपका सर्वनाश कर देगा, आपका जीवन खंडर कर देगा, आपके कुल तक की जड़ को उखाड़ के फेंक देगा। क्योंकि जो जड़ होती है वो बुद्ध है। तो हमारे शरीर में भी 72 करोड़ 72,72,000 नस नाड़ियों का एक गुच्छा, एक जाल है जो हमारे शरीर को जकड़े हुए है, जिसके द्वारा हम चल रहे हैं। फिर ही मंगल का रक्त इसमें जब प्रवाह होता है तो हमारे शरीर को मजबूती मिलती है, और हमारी जड़ मजबूत जब होती है तो हम चल पाते हैं। तो नस नाड़ियों का गुच्छा ही जब खराब हो जाए तो फिर सर्वनाश तय है। तो राजाओं ने जब लड़कियां या औरतें कैद की ना महलों में, रानियां बनाने के लिए हो चाहे अयाशी करने के लिए हो, तो वो एक बात जानते थे कि अगर इस शुक्र को बुद्ध का साथ नहीं ना मिला तो ये नष्ट है। तो उन्होंने बड़ी महीनता से इस पर काम किया था। तो किन्नर समाज को
उनके साथ बिठाया। किसी मर्द को नहीं, औरत को नहीं, किन्नर को चुना। किन्नर समाज तो किन्नर भी बात उन्हें, शुक्र को चाहिए भी बातें हैं। नहीं तो ये शुक्र डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर इसको बुध का साथ ना मिला तो ये तो व्यवहारिक जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ, उपायों के बारे में तो क्या बात है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे उपाय लाल किताब में बताए हुए हैं कि शुक्र कभी खराब ही नहीं हो सकता। आपको ढंग से करना आता हो तो राजाओं ने इतनी इतनी रानियां ऐसे नहीं संभाल रखी थी। तो वो यौन शक्ति के आधार पर नहीं थे कि उसके सर पर ही वो इतनी रानियां संभाल के बैठे थे, और भी बहुत कुछ था। चलो वो बातें छोड़ो आप। तो कहने का मतलब किन्नर हमेशा रानियों की सेवा में, दासियों की सेवा में हाजिर रहता था, तो उनका कभी शुक्र खराब नहीं हुआ। तो ये शुक्र की कहानी है। शुक्र के साथ से ही बुध बढ़ता है और बुध के साथ से ही शुक्र बढ़ता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, इनके भी ऊपर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है लाल किताब में, हमारी साधारण जिंदगी में। तो दुनिया पर अगर विजय चाहिए, घर में अगर विजय चाहिए, समाज में विजय चाहिए, तो शुक्र का साथ भी बेहद जरूरी है। क्योंकि एक लक्ष्मी ही है जो आपके भले की दुआएं करती है, आपके किए हुए बुरे कर्मों को काटती है। बस बुध के साथ उसका तारतम्य अच्छा होना चाहिए। अगर शुक्र को ढंग से बुध का साथ नहीं ना मिला तो आपकी लक्ष्मी, आपका शुक्र भी बेकार है। तो फिर वही बात जो मैं अपने पहले भाग में आपको बोल के आया हूँ कि दुनिया की जितनी दौलत है, जितनी शोहरत है, जितना खजाना है पैसे का, वह बुध के अधीन है, जो आगे बदल कर ऐश्वर्या में तब्दील हो जाता है। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भोग, गंदी अयाशी तो मैं कहूँगा नहीं, वो जो करेंगे उनकी मर्जी, अच्छी अयाशी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बढ़िया कपड़े। तो ये बुध का परिवर्तित रूप है। फिर वही बात, जहाँ देखूं तो वहीं तू है, तेरा जलवा रूबरू है। तो हर चीज़ में बुध समाया, क्योंकि बहरूपिया है ना ये। तो लाल किताब में बताया भी गया है कि बुध जिस घर में बैठता है उसका ही रूप धारण कर लेता है, या बुध का भेद निकालने के लिए भी बोला गया। तो ये सारी बातें आपस में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? ये जैसे जैसे आपकी बुद्धि का विकास होगा, या आप लाल किताब सीखने वाले ज्योतिषी हैं तो जैसे जैसे सीखेंगे आपको मालूम पड़ेगा। बस डिपेंड करता है आपका बृहस्पति, बुध और राहु कैसा मिलता है, आपका सिखाने वाला आपको कैसा मिलता है। तो ये कहानी बुध के साथ शुक्र की है। अगर आपके शुक्र को बेटी प्यारी है ना ससुराल में भी चली जाती है तो मोह भंग नहीं होता। हर एक छोटी छोटी बात की खबर माँ को, या यूं कहूं कि शुक्र को होती है, आपके शुक्र को होती है। तो ये बुध और शुक्र का बहुत बढ़िया रिलेशन, और बृहस्पति की कृपा दृष्टि जिस पर हो उसके बुध भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा, नवग्रह अच्छे, मौजा करो, मौजा लुटो। तो मेरे गुरुजी कहते हैं खुश रहो, मौजा करो, उनका ये डायलॉग है। फिर खुश रहो, मौजा करो। तो ये सुबह सुबह की ठंडी वायु जो शरीर के साथ स्पर्श कर कर जा रही है, आत्मसंतुष्टि का अनुभव, ज्ञान का प्रवाह,
मुझ पर भी करवा रही है और आप पर भी करवा रही है। तो ऐसे ग्रहों का तालमेल है। तो आगे जो बुध के साथ मंगल का, शनि का, राहु केतु का जो ताल्लुक है उसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ज़िंदगी में प्योरिटी लाइए, शुद्धता लाइए। जितनी शुद्धता आपको कोई गाइड करे, चाहे वो आपका घर वाला हो, घर का कोई सदस्य हो, समाज का कोई सदस्य हो, रिश्तेदारी में कोई संबंधी हो, आपका गुरु हो, ये बात देखिए कि वो शुद्धता देने वाला हो। बिना प्योरिटी के लाइफ में कुछ भी नहीं है। शीघ्र ही मिलते हैं, तो अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। तो ये गौ माता के दर्शन करिए शुक्रदेव के साथ इस वीडियो का अंत। जय माता दी।